दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सूर्या क्लासेस में। मैं हूं आशुतोष और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9 के सभी महत्वपूर्ण MCQs। तो आज ये MCQ की अंतिम कक्षा है और इसके बाद की कक्षाओं के अपडेट हम आगे आपको देंगे। तो चलिए पहले हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में कुछ पिछले प्रश्न भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न में भी मिलेंगे। पिछले प्रश्नों से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी आज को हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट की जो गति है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। जड़त्व पर ये तो नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण पर ऐसा कोई बात नहीं है, इन सभी पर ये भी बात गलत है। जो रॉकेट की गति का सिद्धांत है वो संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो देखिए अगला है खाद बनाने में हम किस प्रकार के कचरे का प्रयोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। कैसा कचरा चाहिए? जैविक कचरा, जैसे कि हो गया एग्रीकल्चरल वेस्ट या जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, आगे है आर त्रिज्या वाली पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा। तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जो वस्तु का भार होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार क्या होगा? शून्य होगा। आगे देखते हैं खाद्य संग्रहण में जैव कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नीम की पत्तियों का बिल्कुल हम प्रयोग करते हैं, हल्दी का बिल्कुल प्रयोग करते हैं। यानी विकल्प 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। जैसे चावल वगैरह रखे जाते हैं तो उसमें नीम की पत्ती हम डाल देते हैं ताकि उसमें क्या हो? कीड़े ना लगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 30 न्यूटन का कोई बल 5 की ग्रह की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो देखिए क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है? M और A। ठीक है, F का मान कितना है? 30 न्यूटन, द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम, और त्वरण हमसे पूछा जा रहा है 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, A इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, यह गुण क्या कहलाता है? तो ये जो गुण कहलाता है वो जड़त्व का गुण है। जड़त्व के कारण हर एक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कोई वस्तु अगर चल रही है, गति की अवस्था में है, तो वो गति की ही अवस्था में रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु रुकी हुई है यानी विराम अवस्था में है तो वह वस्तु विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। और ये नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब इसके सतह से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। देखिए ऊपर जाए सतह से या सतह से नीचे जाए, जी का मान क्या होता है? घटता है। अब यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जी का मान अधिकतम कहाँ होता है। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो जी का मान पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, और पृथ्वी के सतह से बाहर जाने यानी दूर जाने पर या अंदर यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर आने पर जी का मान क्या होगा? घटता रहेगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है? तो यहाँ पर वार्म मतलब क्या होता है? केंचुआ। तो केंचुए के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है, जैविक खाद, उसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन है ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। तो ऐच्छिक पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? ऐच्छिक पेशियां वह पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, और अनैच्छिक पेशियां दूसरी पेशी कौन सी होती है? अनैच्छिक पेशी। ठीक है, तो ऐसी पेशियां हैं अनैच्छिक पेशियां जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलती, जो ऑटोमेटिक चलती हैं हमारे शरीर में। जैसे आहार नाल में भोजन का पचना ये हमारे बस में नहीं है, तो ये ऐच्छिक नहीं है बल्कि अनैच्छिक है। नेत्र की आइरिस में पलकों का बंद होना या खुलना ये हमारे बस में नहीं है। वायु कूपिकाओं में, वायु कूपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? हमारे फेफड़े में। वायु कूपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फेफड़ों में। ठीक है, तो फेफड़ों में वायु कूपिकाओं में हवा भरेगा या नहीं भरेगा ये हम डिसाइड नहीं करते हैं। ये शरीर का अपना एक तंत्र होता है जो ऑटोमेटिक कार्य करता है। लेकिन भुजाओं में जो पेशियां हैं वो ऐच्छिक पेशियां हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम भुजाओं को उठाना नहीं चाहेंगे, भुजा अपने से यानी हमारे हाथ अपने से चलना फिरना उठना बैठना ये नहीं करेंगे।
ठीक है, तो सही ऑप्शन है इसका क्या है, बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.3 से 0.4% तक होती है। और साथ में अन्य गैसों का भी यहाँ पर प्रतिशत हम देख लेते हैं। जैसे हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक अगर बात की जाए तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। कितनी है? 20.9%। दूसरी अन्य गैस से कितनी है? 0.17% से अधिक है थोड़ी सी। ठीक है, आर्गन कितना है? 0.90%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। ये थोड़ा सा गलत हो गया, 0.03 से 0.04%, थोड़ा कंफ्यूजन में गलत हो गया। ठीक है, तो ये लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यंत्र की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? वोल्ट मीटर। तो ये कोई यंत्र ऐसा नहीं है जो ऊर्जा को ट्रांसफर करे। ये क्या करता है? वोल्टेज को नापता है, आपके परिपथ में विभवांतर का मापन करता है। ये क्या करता है? विभवांतर का मापन करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिक पावर को कम या ज़्यादा करता है। ठीक है, इसका काम होता है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना और करंट को भी कम या ज़्यादा करना, यानी V और I को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, मोटर, मोटर क्या करता है? हमसे बिजली लेता है, हम इसे बिजली देते हैं और ये क्या करता है? कार्य करता है। तो ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर की बात की जाए तो ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। डायनमो पे आते हैं, तो डायनमो ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। और ये डायनमो जनरेटर जिसके पास होगा वो जानते होंगे आगे, जिसे हम अल्टरनेटर भी कहते हैं, अल्टरनेटर भी कहते हैं, वही आपका डायनमो का कार्य करता है। तो चारों ऑप्शन को सही तरीके से हमने व्याख्यात कर लिया है। और दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मुख्य भूकंप प्रघाती तरंगों के प्रारंभ होने के पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो देखिए, भूकंप जब आता है तो उससे पहले पृथ्वी के नीचे, बहुत नीचे अंदर की सतह में ही कुछ हलचलें होती हैं, और वही हलचल जब पृथ्वी के सतह पर आती है तो हम उसे भूकंप कहते हैं। तो जब पृथ्वी के अंदर यानी सतह के नीचे गहराई में कुछ डिस्टरबेंस होता है तो वहाँ से तरंगे निकलती हैं, और वही तरंगें के बारे में पूछ रहा है। तो वो तरंगें अवस्रब्द तरंगें होती हैं, जिसकी जो आवृत्ति होती है वो आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है, और इन्हें हम नहीं सुन पाते। हालांकि कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ये सब महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और यही कारण है भूकंप आने से पहले जो जानवर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है पहले से ही, भूकंप जब तक धरातल पर पहुंचता है उससे पहले ये तरंगे धरातल पर पहुंच जाती हैं। और कुछ जानवरों की क्षमता होती है अवस्रब्द ध्वनियों को सुनने की, वो लोग इन तरंगों को सुन लेते हैं और बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि भूकंप आने वाला है, उन्हें यह बात पता होती है। आगे चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो आपका क्वेश्चन है A2B5 में ए की संयोजकता। A2B5 में हमें ए की संयोजकता लिखनी होती है। तो देखिए, जब सूत्र बनाना आपको बताया गया था, रासायनिक सूत्र कैसे बनेंगे, तो हमने यहाँ पर ए लिखा था और इसकी संयोजकता हमने x मानी थी। यहाँ पर बी लिखा, संयोजकता y मानी, और फिर हमने कहा था संयोजकताओं का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो AY BX क्या हो गया था? इसका अणुसूत्र हो गया था। क्या हो गया था? अणुसूत्र। अब ये अणुसूत्र के रूप में A2B5 है, ये इनकी संयोजकताएं थी। तो आप बताइए संयोजकता, तो ये शुरुआत में कैसे रहा होगा? A5 और B2 रहा होगा, यानी कि A की संयोजकता 5 और B की संयोजकता कितनी? 2। तो A की संयोजकता कितनी होगी? 5, यानी ऑप्शन नंबर द सही जवाब। राइबोसोम की खोज किसने की थी? क्या पोलैंड ने, या पोर्टर ने, या कॉन्टाना ने, या हक्सले है वो, हक्सले। ठीक है, तो किसने की थी राइबोसोम की खोज?
तो राइबोसोम की खोज कब हुई थी? राइबोसोम की खोज 1955 में किसने? रोमानिया के एक वैज्ञानिक थे। रोमानिया के ये वैज्ञानिक हैं जिनका क्या नाम है? जॉर्ज पेलेड। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ, इन्होंने किया था राइबोसोम की खोज। ठीक है, लेकिन राइबोसोम का जो नाम है, राइबोसोम का जो नाम है राइबोसोम, वो 1958 में रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने दिया था। किसने दिया था? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने इस नाम को दिया था, राइबोसोम। हालांकि खोज किसने की थी? पैलेट ने की थी 1955 में। यानी इस राइबोसोम को अपना नाम प्राप्त करने के लिए 3 वर्षों का मेहनत करना पड़ा। आगे चलते हैं। कार्य का मात्रक नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ये दोनों ही कार्य के मात्रक हैं। और जूल को ही न्यूटन मीटर कहते हैं, ये भी कार्य का ही मात्रक है। लेकिन ये जो किलोवाट घंटा है, ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। यानी ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है? सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए, क्वथनांक क्या होता है पहले ये हम जान लेते हैं। ठीक है, क्वथनांक का मतलब वह ताप जिस पर वस्तु क्या हो जाए, वस्तु या पदार्थ क्या होते हैं? वाष्पित होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, होना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक, अब सामान्य दाब पर जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी ऑप्शन सा बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा है वो 0.03 से लेकर के 0.04% तक होती है। तो ऑप्शन आ वाला इसका सही। आगे देखिए, ये सब रिवीजन है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन बताइए, मनुष्य का श्रव्यता परास कितना है? यानी कितने से कितने हर्ट्ज की आवृत्ति को मनुष्य सुन सकता है? तो एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, और उसे श्रव्य ध्वनियां कहते हैं। और इस जो इन दोनों का डिफरेंस है, इसे श्रव्यता परास कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनियां, जिन ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें हम पराश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। और आज का अंतिम सवाल, एक घर्षण रहित, ये देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है? घर्षण रहित क्षैतिज समतल पर 1 kg द्रव्यमान के पिंड को 2.5 मीटर तक 2.5 मीटर तक खिसकाया जाता है। कृत कार्य हमें ज्ञात करना है कि कितना कार्य हो। तो आप समझ लीजिए, जब हम किसी वस्तु को विस्थापित करते हैं तो हमें बेसिकली क्या करना होता है? वस्तु और जिस सतह पर वस्तु रखी है उसके बीच में जो घर्षण बल है उसी के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई बड़ा सा आपके बक्सा एक रखा हुआ है फर्श पर, इसको आप धकेल रहे हैं तो शुरुआत में वो नहीं हिलेगा, या पत्थर मान लीजिए तो शुरुआत में पत्थर नहीं हिलेगा। लेकिन और जब हम ताकत लगाते हैं तो पॉसिबल है कि पत्थर हिल जाए, खिसक भी जाए। तो शुरुआत में क्यों नहीं, बाद में क्यों? देखिए, शुरुआत में जब हम बल लगाते हैं तो थोड़ा बल लगाते हैं, और यह बल उसके घर्षण, उसके और सतह के बीच में, यानी पत्थर की सतह और जिस सतह पर वह रखा है उसके बीच में कार्य करने वाले घर्षण बल से क्या होता है? कम होता है। और जैसे जैसे हम बल बढ़ाते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि इस दोनों सतहों के बीच में, इसके और इसके सतह के बीच में जो घर्षण बल है उससे अधिक बल हम पत्थर पर लगा देंगे, और इस स्थिति में क्या होगा? पत्थर लुढ़कने लगेगा। यानी कि किसी पत्थर को या किसी भी वस्तु को हटाने के लिए हमें उसके घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अब यहाँ घर्षण रहित यानी घर्षण बल इन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, तो हमें कार्य भी कितना करना होगा? कुछ नहीं, यानी शून्य कार्य करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास, और जल्द ही मैं इसी चैनल पर आपके मैथ्स के बेसिक क्लास लेकर आऊँगा, जिसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर हम लोग मैथ्स के बेसिक को सीखेंगे। अब कुछ बच्चे इसमें थे जो 10th पास आउट हो जाएंगे, उनको उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और कुछ बच्चे 9th के हैं जो इस साल हाई स्कूल में जाएंगे, तो उनका क्लास में स्वागत है।
तो फटाफट आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली प्लानिंग के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।